नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम राजनीतिक विज्ञान से संबंधित एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज का टॉपिक है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का मतलब है ग्रामीण क्षेत्र का शासन, स्थान का शासन। स्थानीय स्वशासन के बारे में यदि हम बात करें तो इसमें सबसे पहले स्थानीय स्वशासन का जो जनक है, जनक से संबंधित बात करें कि स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है, तो याद रखेंगे स्थानीय स्वशासन का जनक है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन का जनक है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक क्यों कहा जाता है? कि लॉर्ड रिपन थे कि भारत के वायसराय थे। इन्होंने 1862 में स्थानीय स्वशासन से संबंधित एक प्रस्ताव पास। इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा। मैग्ना स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का जो जनक है वह जनक है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने 1882 में एक प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है और इन्होंने स्थानीय स्वशासन पर विशेष गौर दिया। इन्होंने स्थानीय स्वशासन के प्रति विशेष गौर फरमाया, विशेष ध्यान दिया। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। आगे यदि हम बात करें, स्थानीय स्वशासन जो है वह हमारे संविधान, भारत के संविधान में स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है। किसका विषय है? राज्य सूची। राज्य सूची का विषय। स्थानीय स्वशासन जो है यह भारत के संविधान की, भारत का जो संविधान है उस संविधान की राज्य जो सूची है उस राज्य सूची का विषय है। इसके संदर्भ में हम यदि बात करें कि भारत के संविधान में इसमें बात कहाँ की गई? भारतीय संविधान के निर्माताओं ने राम राज्य की स्थापना के लिए, गांधी जी के जो राम राज्य था उस राम राज्य की स्थापना के लिए अनुच्छेद 40 में, और अनुच्छेद 40 आता है नीति निर्देशक तथ्यों में। नीति निर्देशक तथ्यों में अनुच्छेद 40 में स्थानीय स्वशासन का उल्लेख किया गया। जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ तो 1952 में भारत की सरकार द्वारा 1952 में, कब? 1952 में भारत की सरकार द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय स्वविस्तारीय योजना, सामुदायिक विकास योजना और राष्ट्रीय स्वविस्तारीय योजना, इस प्रकार के कार्यक्रम चलाए, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, ये दोनों जो कार्यक्रम थे ये ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के कार्यक्रम। जो भारत गांव में बसता है उन गांवों का विकास के लिए दो कार्यक्रम चलाए भारत की सरकार ने 1952 में। पहले कार्यक्रम का नाम था
सामुदायिक सामुदायिक विकास कार्यक्रम। दूसरा जो था कार्यक्रम वो था राष्ट्रीय स्वविस्तारीय योजना। इस प्रकार की ये 2 योजनाएं चलाई गई भारत के ग्रामीण क्षेत्रों को विकास के लिए। आगे इन दोनों योजनाओं की ये कब चलाई गई? 1952 में चलाई गई, 5 साल के लिए बनाई गई। आगे 5 साल बाद इन दोनों कार्यक्रमों की जांच के लिए कि ये दोनों कार्यक्रम सफल है या असफल है, इनकी जांच के लिए 1957 बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई गई और इस जांच कमेटी को यह दायित्व दिया गया कि आप इन दोनों कार्यक्रमों की क्या करें, जांच करें कि ये वास्तव में कारगर सिद्ध हुए हैं या नहीं। इन कमेटियों ने कुछ देर बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और रिपोर्ट जब प्रस्तुत की तो उस रिपोर्ट में ये दोनों कार्यक्रम फेल बताए। दोनों कार्यक्रम फेल बताए तो आगे चल के 1959 में राजस्थान के नागौर जिले के बगदारी जो गांव है, उस गांव में पंडित नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज संस्थाओं का क्या कर दिया? संस्थाओं का उद्घाटन। क्या कर दिया? उद्घाटन। किसने किया? पंडित नेहरू। पंडित नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज संस्थाओं का उद्घाटन कर दिया। बलवंत राय मेहता जी जो है, उन्होंने ही सबसे पहले ये बताया लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जो शब्द है, सबसे पहले लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण लोकतांत्रिक जो विकेंद्रीकरण है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सबसे पहले किसने दिया? बलवंत राय मेहता ने सबसे पहले। इसलिए इनको लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या कहा जाता है? जनक कहा। क्या कहा जाता है? जनक। सबसे पहले लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो नाम है तो किसने दिया? बलवंत राय मेहता ने दिया। इसलिए बलवंत राय मेहता को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। इन्होंने बता दिया कि लोकतंत्र में शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए, लोकतंत्र में त्रिस्तरीय सरकार होनी चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग होनी चाहिए, शहरी क्षेत्र ब्लॉक क्षेत्र के लिए अलग होनी चाहिए और जिले क्षेत्र के लिए अलग होनी चाहिए। त्रिस्तरीय सरकार के बारे में इन्होंने बात की। आगे चलकर 1978 में मोरारजी देसाई के समय अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक और कमेटी बनी। एक और क्या बनी? कमेटी बनी। अशोक मेहता की अध्यक्षता में इसने इस समिति में अशोक मेहता के संबंध में अशोक मेहता के अध्यक्षता में मेहता की जो अध्यक्षता में जो कमेटी बनी 1978 में, इसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जो
पंचायती राज संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं को, पंचायती राज जो संस्थाएं, इन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना है। सबसे पहले किसने बात की? अशोक मेहता ने 1978 में। याद रखिए इस बात को, 1978 में अशोक मेहता ने, मोरारजी देसाई के समय अशोक मेहता ने सबसे पहले पंचायती राज जो संस्था है, इन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की बात की। उसके बाद 1986 राजीव गांधी के समय लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। लक्ष्मीमल सिंघवी, याद रखिए, लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई और इस कमेटी ने पंचायती राज व्यवस्थाओं को या पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की। संवैधानिक दर्जा देने की क्या थी? अनुशंसा की। इस समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर राजीव गांधी के समय इसके समय 64वां व 65वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। कब लाया गया? 86। लेकिन लेकिन 1989 में लोकसभा भंग होने के कारण यह विधेयक क्या हो गया? समाप्त हो गया। यह विधेयक क्या होगा? समाप्त हो गया। आगे चल के एक संविधान संशोधन विधेयक 1973 लाया गया। संविधान संशोधन 73वां किया गया 1992, जो 1993 से लागू है। इसके तहत तेहत्तरवां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ये लाया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ये लाया। इसके तहत 24 अप्रैल 1993 पंचायती राज संशोधन विधेयक लागू कर दिया गया। संपूर्ण देश में क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के 1992 के तहत 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज संस्था से संबंधित जो संशोधन किया गया था वो लागू कर दिया गया। इसी कारण 24 अप्रैल प्रत्येक वर्ष पंचायत राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे यदि हम और बात करें, जब ये संविधान संशोधन हो गया, इस संविधान संशोधन के बाद हमारे संविधान पर क्या असर पड़ा, यानी हमारे संविधान में क्या क्या संशोधन हुआ। याद ये रखेंगे कि
इसके तहत 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन के तहत, संविधान संशोधन के तहत सबसे पहले 16 अनुच्छेद जुड़े। क्या जुड़े? 16 अनुच्छेद, संख्या भी आएगा। 16 अनुच्छेद कौन कौन से जुड़े? इसमें 243 से लेकर 243 ओ तक, 243 ओ तक ये इसमें नए अनुच्छेद जुड़े। इस संविधान संशोधन के तहत ही 11वीं अनुसूची जुड़ी, 11वीं अनुसूची। इसी संविधान संशोधन के तहत 9वां भाग संविधान में, इसी संविधान संशोधन के तहत संविधान में 9वां भाग, 9वां भाग, भाग 9 जोड़ा, भाग 9 जोड़ा। कहाँ? संविधान में। मुख्यतः ये चेंजिंग आई, सबसे 3 चेंजिंग आई। सबसे पहले संविधान में अनुच्छेद बढ़े, अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक 16 अनुच्छेद जुड़े। दूसरा जो परिवर्तन आया वो आया अनुसूची में, 11वीं अनुसूची जुड़ी। और तीसरा जो चेंजिंग परिवर्तन आया वो आया कि भाग 9वां जुड़ा। अब यदि हम पंचायती राज संस्थाओं की बात कर लें, ग्राम पंचायत की बात कर लें, तो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत की बात करें, ग्राम पंचायत के गठन की बात करें, गठन की परिभाषा जो दी गई है वो अनुच्छेद 243 में दी गई है। अनुच्छेद 243 में किसकी परिभाषा दी गई है? ग्राम पंचायत की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 243। ग्राम पंचायत किसे कहते हैं? ग्राम पंचायत का मतलब है एक ग्राम पंचायत में आने वाले समस्त मतदाताओं को जो समूह है वह ग्राम पंचायत कहलाती है। एक ग्राम पंचायत में आने वाले समस्त मतदाताओं का समूह, जितने भी मतदाता हैं, मतदाता का मतलब जो वोट डालते हैं, उन सभी का समूह क्या कहलाता है? ग्राम पंचायत कहलाता है। ऐसा लिखा है 243 में। अगली बात लिखी हुई है 243 में ही, अगली जो महत्वपूर्ण बात है कि यह जो ग्राम पंचायत है, इस ग्राम पंचायत की बैठक वर्ष में 2 बार होगी, 2 बार होगी, 2 बार जरूर होगी वर्ष में, एक वर्ष में 2 बार बैठक होगी, 2 बार बैठक। और बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? सरपंच। कौन करेगा? सरपंच। ध्यान रखें, बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? सरपंच। ये 2 बार होगी, ऐसा नहीं कि 2 ही बार होगी। वैसे सरपंच कितनी भी बार कर सकता है, कितनी भी, लेकिन कम से कम 2 बार होगी, कम से कम 2 बार होनी जरूरी है। लेकिन सरपंच चाहे कितनी भी कर सकता है। यदि हम इसकी गणपूर्ति की बात करें कि गणपूर्ति क्या है, कि बैठक कब होगी, ध्यान रखेंगे 1/10 इसकी गणपूर्ति। एक ग्राम पंचायत की 1/10 भाग उपस्थित होगा तो ये क्या होगी? बैठक होगी। आगे यदि और बात करें हम अनुच्छेद 243 से, अनुच्छेद 243 में जो बताया गया है वो इसके कार्य निर्धारित किए गए। ग्राम पंचायत के कार्य, ग्राम पंचायत के जो कार्य हैं, इन कार्यों को निर्धारण राज्य विधान मंडल करेगा। राज्य विधान मंडल करेगा। कौन करेगा? राज्य विधान मंडल। राज्य का विधान मंडल है
वह ग्राम पंचायतों के कार्य का निर्धारण करेगा। कहने का मतलब जो विधानमंडल है, वह विधानमंडल शक्ति रखता है ग्राम पंचायत के कार्यों का निर्धारण। आगे यदि बात करें हम ग्राम पंचायत के संबंध में, किसके संबंध में? ग्राम पंचायत राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय यानी 3 स्तरों की बात। पहला है ग्राम स्तर, ग्राम पंचायत। दूसरा है खंड स्तर, पंचायत समिति। ग्राम स्तर, ग्राम पंचायत, पंचायत स्तर, पंचायत समिति। अब है तीसरा जो है वह जिला स्तर। जिला परिषद, पंचायत राज जो संस्था है तो 3 स्तरों पर काम करती है। ये पंचायत राज संस्था है त्रिस्तरीय। पहले ग्राम स्तर की ग्राम पंचायत, खंड स्तर की पंचायत समिति, जिला स्तर की जिला परिषद। ये 3 स्तरीय हैं। जिन राज्यों में 20 लाख से कम जनसंख्या है, 20 लाख से कम जनसंख्या है, वहां पर खंड स्तर नहीं रखा जाता, यानी तो खंड स्तर है वह नहीं रखा जाता, यानी पंचायत समिति नहीं रखी है। जिन राज्यों की जनसंख्या ही 20 लाख से कम है, तो ऐसे राज्यों में जो खंड स्तर है उस खंड स्तर को नहीं रखा जाता। अब बात हम यदि करें ग्राम पंचायत का अध्यक्ष उपाध्यक्ष होता है, पंचायत समिति का तो ग्राम पंचायत दोबारा ग्राम पंचायत है, इसका उपाध्यक्ष होता है। कौन होता है? उपाध्यक्ष। कौन होता है उपाध्यक्ष? उप सरपंच। जो 2 स्तर हैं, यानी खंड स्तर और जिला स्तर। खंड स्तर और जिला स्तर के अध्यक्ष भी होते और उपाध्यक्ष भी होते, अध्यक्ष भी होते और उपाध्यक्ष होते। यह याद रखेंगे हम। जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष है उस अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है, और उपाध्यक्ष यानी उप सरपंच का जो चुनाव होता है इनडायरेक्ट होता है, यानी अप्रत्यक्ष होता है। पंचायत समिति तथा जिला परिषद के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं दोनों याद रखेंगे। पंचायत समिति जिला परिषद, इन दोनों के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनका जो चुनाव है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। लेकिन जो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष है, ग्राम पंचायत को जो अध्यक्ष है, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। ग्राम पंचायत के जो अध्यक्ष है उस अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, और ग्राम पंचायत का जो उपाध्यक्ष है यानी उप सरपंच है, उस उप सरपंच का जो चुनाव है, निर्वाचन है, वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। पंचायत समिति व जिला परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का जो निर्वाचन है, चुनाव है, कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये बात हमें थोड़ी याद रखनी है।
लेकिन जो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष है उस अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष होगा, इसका निर्धारण कौन करेगा? विधान मंडल करेगा। जो संबंधित राज्य है उस राज्य का विधान मंडल, उस राज्य का विधान मंडल क्या करेगा? ये निर्धारित करेगा कि जो ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष है उस अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष होगा। यदि हम आरक्षण की बात करें, आरक्षण से संबंधित यदि हम बात करें तो आरक्षण एससी और एसटी इनके लिए आरक्षण, इनका आरक्षण जनसंख्या के हिसाब से निर्धारित है। महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो 1/3 है। एसटी एससी का आरक्षण जनसंख्या आधार पर, महिलाओं का आरक्षण 1/3 है, तथा ओबीसी के लिए का जो आरक्षण है इसका आरक्षण विधान मंडल निर्धारित करेगा। कौन करेगा? विधान मंडल निर्धारित करेगा। ये आरक्षण की बात। आरक्षण के संबंध में यदि बात करें तो एससी और एसटी को आरक्षण जनसंख्या के आधार पर मिलेगा। महिलाओं का आरक्षण 1/3 दिया गया है। ओबीसी के लिए आरक्षण विधान मंडल निर्धारित करेगा। ये बात याद रखें। यदि और हम बात करें, मध्य प्रदेश प्रथम राज्य है जिसने ग्राम पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की है। याद की बात रखेंगे कि मध्य प्रदेश, कौन सा? मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रथम राज्य है जिसने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है। पंचायत राज संस्थाओं। आगे यदि और बात करें, 110वां संविधान संशोधन विधेयक, 110वां विधेयक बोल रहा हूं मैं, संविधान संशोधन नहीं बोल रहा। 110वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा महिलाओं के लिए 1/3 के स्थान पर 50% आरक्षण करने का प्रस्तावित है। ये बात हमें याद है। आगे हम योग्यता की बात करें कि ग्राम पंचायत का जो ग्राम पंचायत है उसके जो सदस्य हैं, उसका जो अध्यक्ष है, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता की बात करें तो अनुच्छेद 243F में क्या दी गई है? योग्यताएं दी गई हैं। किसकी योग्यताएं दी गई हैं? ग्राम पंचायत के जो अध्यक्ष हैं या उपाध्यक्ष हैं या ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं उनकी योग्यता, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की योग्यता एफ में दी गई है। इसमें बताया गया है कि उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। और बाकी शेष जो योग्यताएं हैं, क्या है? शेष जो योग्यताएं हैं, शेष योग्यताओं का निर्धारण विधान मंडल करेगा। कौन करेगा? विधान मंडल। बात हमें याद है।
अनुच्छेद यहाँ याद रखेंगे कि पंचायती राज संस्थाओं के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं उनकी योग्यताओं के बारे में अनुच्छेद 243 में बताया गया है। इसके तहत इनकी आयु, जो उम्मीदवार है उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और बाकी जितनी भी शेष योग्यताएं सभी योग्यताओं को कौन निर्धारित करेगा? विधानमंडल निर्धारित करेगा। ये विधानमंडल के ऊपर छोड़ दी गई है कि वह खुद स्वयं अपने जो स्वयं राज्य के विधानमंडल हैं तो स्वयं राज्य के विधानमंडल इसकी अन्य योग्यताओं का निर्धारण कर ले। आगे यदि और हम बात करें, कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल से संबंधित देखें तो कार्यकाल के संबंध में जो बताया गया है वो अनुच्छेद 243 में बताया गया है। इसके तहत सामान्यतः 5 वर्ष है। यदि कारणवश पद रिक्त हो जाता है तो 243 में यह बताया गया है कि 6 माह के अंदर 6 माह के अंदर क्या होना चाहिए? चुनाव होना चाहिए। चुनाव 6 माह के अंदर यदि कारणवश पद खाली हो जाता है 5 वर्ष से पूर्व तो 6 माह के अंदर अंदर चुनाव होने चाहिए। और यह वर्ष कब से गिनी जाएगी? प्रथम बैठक से। प्रथम बैठक, जो प्रथम बैठक होगी ना, उस प्रथम बैठक से ये गिनी जाएगी वर्ष। प्रथम बैठक से, प्रथम बैठक जब होगी उस दिन से 6 माह के अंदर अंदर क्या हो जाना चाहिए? चुनाव हो जाने चाहिए। ऐसी बात की गई। यदि हम पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों की बात करें, कार्यों से संबंधित बात करें तो कार्यों का उल्लेख, पंचायती राज संस्थाओं का कार्य का उल्लेख 243G में दिया गया। 243G में दिया गया। इसके तहत 29 कार्य दिए गए। संविधान में 29 कार्य दिए गए और इन 29 कार्यों का उल्लेख 11वीं अनुसूची में कहाँ है? 11वीं अनुसूची। पंचायती राज संस्थाओं के कार्य के बारे में 243G में बात की गई है और 243G में 29 कार्य बताए गए हैं और इन 29 कार्यों का उल्लेख कहाँ है? 11वीं अनुसूची में भी है। अब इन 29 कार्यों में से कितने कार्य पंचायत राज संस्थाओं को दिए जाने चाहिए या नहीं दिए जाने चाहिए, इसका निर्धारण कौन करेगा? विधानमंडल। कौन करेगा? विधानमंडल। इसका निर्धारण विधानमंडल। इसका निर्धारण कौन करेगा? विधानमंडल। कि कितने कार्य, 29 कार्यों में से कितने कार्य इन संस्थाओं को दिए जाने चाहिए, इसका निर्धारण विधानमंडल करेगा। यदि हम राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान में इस संस्था को 23 कार्य दिए गए। कितने कार्य दिए गए? 23 कार्य। राजस्थान में बात करें, राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं को, पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य दिए गए? संस्थाओं को 23 कार्य दिए गए। कितने में से? 29 कार्यों में से 23 कार्य दिए गए। इन पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में 29 कार्य दिए गए हैं और इन 29 कार्यों में से कितने कार्य इन संस्थाओं को दिए जाएंगे, इसका निर्धारण विधानमंडल करेगा। कौन करेगा? विधानमंडल। राजस्थान की बात करने की, राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं को 23 कार्य दिए गए हैं। राजस्थान की विधानमंडल द्वारा राजस्थान की पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों में से 23 कार्य दिए गए हैं। ये हमने अब बात की है। अब हम इसके
वित्तीय ढांचे के बारे में बात करें कि इन संस्थाओं को वित्तीय राशि धनराशि कहां से प्राप्त होती है, इन संस्थाओं को संचालन के लिए जब ये संस्थाएं चलती हैं तो वित्तीय व्यवस्था कैसी होती है। तो अनुच्छेद 243 आई, अनुच्छेद 243 आई में इस प्रकार की संस्थाओं के बारे में, इस प्रकार की संस्थाओं की वित्तीय स्थिति के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जो राज्य का राज्यपाल है वह राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा, राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। और इसमें जो सदस्य हैं उन सदस्य संख्याओं, वित्त आयोग की जो सदस्य हैं, इसके सदस्य जो संख्या है, सदस्य संख्या निर्धारित नहीं है, सदस्य संख्या निर्धारित नहीं, ये बात हमें याद रखनी है। आगे और यदि हम बात करें 243 आई में राज्य वित्त आयोग के संबंध में बताया गया है। सदस्य संख्या इनमें निर्धारण नहीं है, राज्यपाल सदस्य संख्या राज्यपाल इसका गठन करेगा। आगे यदि और बात करें कि 243 आई के तहत तो पंचायत राज के लिए, नगर पालिका के लिए जो वित्त आयोग का गठन होगा वो अनुच्छेद 243 वाई के तहत, किसके तहत होगा, अनुच्छेद 243 वाई के तहत। इनका कार्य क्या है, इनका कार्य है कि राज्य की जो अनुदान है उस अनुदान में पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं का हिस्सा बताना, पंचायती राज संस्थाओं तथा नगर पालिकाओं का क्या बताना, हिस्सा बताना, ये बात याद रखना। राजस्थान में पहला जो वित्त आयोग का गठन हुआ वो 1995 में हुआ था। कब हुआ, 1995 में। राजस्थान के पहले वित्त आयोग का गठन 1995 में हुआ था। इसमें जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे केसी गोयल थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, केसी गोयल थे। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, राजस्थान के जो वित्त आयोग है, राजस्थान के वित्त आयोग का गठन 1995 में हुआ और 1995 के जो प्रथम जो वित्त आयोग अध्यक्ष थे, वित्त आयोग अध्यक्ष थे वो केसी गोयल थे। ये बात हमें याद है। आगे यदि हम राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें, निर्वाचन कौन कराएगा, इन संस्थाओं का निर्वाचन कैसे होगा और कौन कराएगा, निर्वाचन आयोग के बारे में, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में अनुच्छेद 243 के में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जो राज्य निर्वाचन आयोग होगा वो एक सदस्य होगा, पहले एक सदस्य होगा। इसका एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा, राज्य निर्वाचन आयुक्त यानी एक सदस्य। कैसा है, एक सदस्य। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करेगा, राज्य। कौन करेगा, राज्य। ये बात है। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में अनुच्छेद 243 के में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्य होगा। इसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा और राज्य निर्वाचन आयुक्त का जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है, राज्य निर्वाचन आयुक्त का जो आयुक्त की नियुक्ति है वो राज्यपाल करेगा। ये बात बताई गई है। संविधान में इस आयुक्त की, जो ये आयुक्त है, इसकी योग्यताओं के बारे में नहीं बताया, ये बात हमें याद रखनी कि इसकी योग्यताओं के बारे में नहीं बताया गया। ये
जो आयुक्त होता है ये आईएएस कैडर का होता है, आईएएस अधिकारी है। निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग का आयुक्त जो होता है वो आयुक्त कौन निर्धारित, कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल करता है। और राज्यपाल जो करता है वो कौन सा होता है? आईएएस स्तर का अधिकारी। इसके जो कार्य हैं, इन कार्यों का उल्लेख भी आयुक्त के कार्यों का उल्लेख भी आयुक्त जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है, राज्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यों, इसके कार्यों का, ये कार्य क्या करेगा? कार्यों का भी उल्लेख संविधान में नहीं है। ये बात हमें याद रखनी। राजस्थान में इसका जो कार्यकाल है, राजस्थान में कार्यकाल 5 वर्ष का। राज्य निर्वाचन आयुक्त है, उस आयुक्त के जो कार्यकाल है वह कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। आगे यदि हम और बात करें, राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसी विधि से हटाया जाता है। राज्य निर्वाचन जो आयुक्त है, इस आयुक्त को, राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया के बारे में बात करें, जिस प्रकार से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी प्रकार से जिस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी प्रकार किसको हटाया जाता है? उसी प्रकार राज्य निर्वाचन आयोग को हटाया जाता है। अब संविधान में कुछ इसके बारे में और बातें की गई हैं, उन बातों पर हम एक बार और नजर डालते हैं। जैसे पहली बात है इसके कार्य देखें। कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य, पहली बात तो ये पंचायत राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं का चुनाव कराएगी। दूसरी बात यह है मतदाता सूची तैयार कराएगी। ये 2 कार्य करती है। पहले तो चुनाव कराएगी। चुनाव किसके? चुनाव ग्राम पंचायत के और नगर पालिका के। दूसरा जो इसका कार्य है वह कार्य है, पहला कार्य तो है यह इसका चुनाव करवाना, दूसरा कार्य है मतदाता सूची, मतदाता सूची तैयार करना, मतदाता सूची तैयार करना, ये इसका मुख्य कार्य है। अब आगे हम ये बात कर देखेंगे, ये बात हमें आगे जो है बात कर रहे हैं ये हमें याद रखनी है। 73वें संविधान संशोधन के तहत 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर ये चुनाव नहीं कराए जाते। पहला है नागालैंड में चुनाव नहीं कराया जाता। मेघालय में चुनाव नहीं कराया जाता। और मिजोरम, इनमें ये चुनाव नहीं कराया जाता। एक राज्य और है, एक पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग है, जो क्षेत्र दार्जिलिंग क्षेत्र में भी इसके चुनाव नहीं कराए। एक राज्य है मणिपुर में भी स्वायत्त संस्थाओं का चुनाव नहीं कराया। आज के लिए इतने ही। यहाँ से आगे फल।